गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्रशिक्षु। जैसा कि जो हमारा लास्ट का वीडियो था उसमें हमने आपको लेखन का अर्थ एवं लेखन की शिक्षण विधियाँ के बारे में अध्ययन कराया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेखन की उपयोगिता के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं तो उपयोगिता की दृष्टि से जो मनुष्य होता है वह अपने अनुभवों और जो उसकी कल्पनाशील की भंडार को लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा वह एक पूरी तरह से उसको माइंड मेकअप करता है या चित्रकला से संचित करता आ रहा है अपने, तथा उस संचालित लेखों के द्वारा वह विभिन्न अनुभवों से लाभ उठा रहा है। आज हम विभिन्न जो महाकाव्य हैं, जो नाटक हैं, जो कहानी हैं और जो महापुरुष जो उपदेश वगैरह देते हैं उनकी बातों से, उनके लेखों के द्वारा ही लाभ उठा रहे हैं। साहित्य की हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में या साहित्य के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु समान हो जाता है। वह केवल खाता और सोता है। और लिखित अभिव्यक्ति के 4 बिंदु हैं। पहला है आपका सुस्पष्टता, दूसरा आपका शुद्धता, तीसरा आपका क्रमबद्धता, चौथा है आपका सुसंबद्धता। लेखन कौशल को विकसित करने वाले निम्न गुणों के द्वारा उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। सुलेख में गतिपूर्वक शुद्ध वर्तनी तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना चाहिए। सरल कहानी, घटनाओं एवं दृश्यों आदि का लिखित वर्णन करना चाहिए। कल्पना के आधार पर कहानी, संवाद या कविताएं लिखना, विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों के द्वारा लिखित भाषा को प्रभावशाली बनाना, विभिन्न विषयों पर लघु निबंध लिखना, क्रमबद्धता बनाए रखना, अनुलेख, अतिलेख तथा श्रुतिलेख लिखना। उसके बाद बात आती है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व के बारे में हम अगर अध्ययन करें तो लिखित अभिव्यक्ति भाषा बालक के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है, भाषा में एक रूपता लाती है। भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है आपका लिखित। तो मौखिक एवं लिखित भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सारांश
लिखने, गृह कार्य करने आदि में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। लिखित अभिव्यक्ति स्थायी है। मनुष्य के अनुभवों, कल्पना शक्ति का भंडार लिखित भाषा द्वारा ही संचित होता आ रहा है। लिखित भाषा ही साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती, लेखन न हो तो नई नई रचनाएं नहीं हो पाती। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है। लेखन के द्वारा ही बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। देश विदेश में हो रहे ज्ञान, विज्ञान आदि में परिचित करने का मुख्य साधन लिखित भाषा है। व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित अभिव्यक्ति है। मौखिक अभिव्यक्ति से कार्य या व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी मानव जाति का कल्याण कर रहा है। अनेक लोगों की अपनी लेखनी की कला से ही रोजी रोटी को भी उनकी व्यवस्था होती है और वह अपनी लेखनी की कला से ही वह प्रसिद्ध भी हो गए हैं। लिखित अभिव्यक्ति से भाषा में सुसंबद्धता और जो प्रभाव उत्पादकता की अच्छाइयाँ डेवलप भी होती हैं, आती हैं। बालक की जो शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति द्वारा होता है। अब बात आती है कि लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता। तो लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता में इसमें क्या है, इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से बच्चा जो है समझ लेता है। बालक में मौलिकता का विकास होता है। बालक में चिंतन शक्ति, ग्रहण शक्ति का विकास डेवलप होता है। अब बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति विकास की विधियां। इसमें सबसे पहला पत्र लेखन। जीवन में पत्र लेखन का अधिक महत्व है। पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। घरेलू हो सकता है, सरकारी हो सकता है, प्रार्थना पत्र। तो पत्रों के माध्यम से हम अपने भावों को लिख सकते हैं, जिन्हें हम अपने आमने सामने व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पत्राचार के ही माध्यम से वह व्यक्त होता है। प्राथमिक कक्षाओं में छोटे छोटे पत्र लिखने प्रारंभ कर देने चाहिए। बड़ी कक्षा में पहुंचकर उनका जो स्तर होता है, जो लेवल होता है भी उस पत्र का, उस लेवल के अनुसार वो बड़ा हो जाता है। अब निबंध है, यह भी एक कला है। किसी वस्तु, घटना
दृश्य के संबंध में वर्णन किया जाता है। प्रारंभ में यह लेखन सरल भाषा में होता है। धीरे धीरे इस लेखन में विचारात्मक क्षमता उत्पन्न होती है। आत्मकथा तीसरा है। यह लिखित अभिव्यक्ति का अच्छा साधन है। इसका प्रारंभ बच्चों के जीवन की घटना को लिखकर किया जा सकता है। चौथा है संस्मरण। वैसे तो यह आत्मकथा की तरह ही होता है, परंतु इसमें देखे हुए दृश्य व घटनाएं समारोह का रोचक तथा संपूर्ण विवरण लिखने को कहा जाता है। बड़ी कक्षाओं में लेखन का स्तर ऊंचा होता है। पांचवा कहानी है। कहानी का लेखन कराकर भी लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जा सकती है। किसी भी विषय वस्तु को लेकर के उस पर कोई भी कहानी लिखने को दी जा सकती है, या चित्रों के माध्यम से कहानी का विस्तार भी किया जा सकता है। अधूरी कहानी पूरी करके या कुछ बिंदुओं के आधार पर भी कथा का विस्तार किया जा सकता है। अब बात आती है नाट्य लेखन की। यह लेखन छोटी क्लासों की अपेक्षा, कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं में अधिक उपयुक्त रहता है। बच्चों को कोई भी विषय वस्तु देकर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर उसे विकसित करने को कहा जा सकता है। अतः इन सभी विधियों को लिखने के साथ साथ मौखिक वाचन भी कराते रहना चाहिए, ताकि बोलने का अभ्यास भी होता रहे। उपयुक्त संपूर्ण विधियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करना एक कुशल अध्यापक का आवश्यक कर्म है। सभी विधियों को बारी बारी से विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज हमारा जो टॉपिक था आज यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ध्वनि के अध्ययन के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें हम अध्ययन करेंगे ध्वनि का अर्थ एवं मूल तत्व, उसके उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, आप लोग इसको हिंदी में पढ़े भी हैं, और संयुक्त वर्ण, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।